वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जो आज आर्टिकल है वो है 5 जून का। आज कौन सा दिन है भाई? आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है कि हमारे आसपास क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी एक्टिविटीज़ से। तो वैसे हेडिंग क्या है? द टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेल्टिंग अवे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पूरा ग्लोब, हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से जब ज़्यादा गर्म होएगी तो जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो हमारे ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे और उससे सी लेवल बढ़ेगा और जो आपदाएं है वो ज़्यादा आएगी। जैसे अभी अभी 2 साइक्लोन आए हैं, आपने पढ़े होंगे। एक तो ताउते और एक यास। जो ताउते था वो किस साइड से आया था? गुजरात साइड से। और यास था कौन सा? वेस्ट बंगाल साइड पे। तो ऐसी ऐसी फिर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है जब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है और सी लेवल बढ़ता है। तो इस आर्टिकल में एडिटर कौन है? आलोक शर्मा। ये है कौन? एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है भाई। अब की बार 26th एडिशन होएगी उसकी। तो उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का हेड कौन है? आलोक कुमार। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहना क्या चाहता है। इसने इस लाइन से क्या कहा है कि हमारे पास जो टाइम है ना, जिसमें हमें लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को, वो बहुत कम है। यानी हमें जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और ये कह रहा है ये लास्ट चांस है हमारे पास COP26, जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए COP से समझिए, COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और 26 इसलिए कहा है क्योंकि 26th एडिशन है। तो एक्चुअल में है क्या ये? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हेल्ड कहाँ पे होएगी? नवंबर के अंदर होएगी। कहाँ पे? ग्लासगो, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है भाई। तो ये नवंबर के अंदर 1 से लेकर 12 नवंबर तक होगी हेल्ड। तो इसमें एडिटर क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। देखिए, इसने पहले कहा है कि मैं PM मोदी से मिला हूँ, इंडिया में भी आया हूँ, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं ये देख सकता हूँ कि भाई हमारा जो इंडिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी काम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जैसे हवाएं हो गई, विंड एनर्जी हो गई, कभी भी हवाएं बंद नहीं होगी। ठीक है। और होगी जैसे जो यानी सोलर एनर्जी होगी, जैसे जो धूप से मिलती है, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया एक पाथ पे है। इंडिया ने क्या किया है? वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। अब उसके एग्जांपल किस तरीके से दिए इसने? इसने कहा है, एक तो इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जो आपको पता ही होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? कमेंट में लिखना एक बार, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। एक तो इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, यानी इसने इनिशिएटिव लिया कि पूरे वर्ल्ड के देश एक साथ आकर सोलर एनर्जी पे काम करें। तो एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। दूसरा क्या है? इंडिया ने एक अपने लिए एक टारगेट रखा है कि वो 450 गीगावाट एनर्जी जो है 2030 तक कौन सी प्रोड्यूस करेगी? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो हवा से बनी हो, जो सोलर एनर्जी से बनी हो। तो इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट। ये काफ़ी ज़्यादा है भाई। तो अगर इंडिया इसे अचीव करेगा तो इंडिया का जो कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन कैसे होते हैं? जैसे आपने फैक्ट्रीज लगाई, फॉर एग्जांपल आप कोयले से बिजली बना रहे हो, तो जब कोयला जलेगा तो उसमें से क्या होएगा? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलेगा, कार्बन एमिट होएगी। उसको ही क्या कहते हैं? कार्बन एमिशन। ठीक है भाई। जब भी फ्यूल जलता है कार्बन निकलती है। तो कार्बन एमिशन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्योंकि कार्बन के निकलने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो कोई कार्बन एमिशन नहीं होगी और उससे जो हमारा टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी? कंट्रोल होगी। अब आगे एडिटर ने क्या कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है नवंबर में। तो इंडिया को इसमें एक अच्छे तरीके से लीड करना चाहिए, वर्ल्ड को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हाँ, हम ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे इसने ये कहा है। अब अगली बात समझिए। PM मोदी का और बोरिस जॉनसन की एक मीटिंग हुई थी पिछले महीने, जिसमें उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया 2030 तक कि कैसे हम एक साथ काम करेंगे विद द कमिटमेंट टू द ग्रीन ग्रोथ, कि कैसे इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इसने ये बताया यहाँ पर। अब आगे आते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखिए, जब वर्ल्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग रहा था तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ एक। कब? 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस कहाँ पे है भाई? ठीक है, फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है। तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें डिसाइड किया गया
कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो पूरा वर्ल्ड है तो उसका कहीं पे टेम्परेचर 40 डिग्री है, कहीं पे 48 है, कहीं पे 25 डिग्री है, तो जो सारा एवरेज टेम्परेचर है, मान लो पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर एग्जांपल के तौर पे 45 डिग्री है। कब, ये मान लो कि ये एवरेज टेम्परेचर 1870 के करीब था, जब फैक्ट्रियाँ नहीं लगी थी, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं थी, तो उस समय पे मान लो ये टेम्परेचर था। तो पेरिस एग्रीमेंट ने कहा, क्या कहा है कि इस सेंचुरी के एंड तक, यानी 2100 के एंड तक जो ये टेम्परेचर है ग्लोब का एवरेज, ये सिर्फ 2 डिग्री बढ़ना चाहिए। यानी अगर ये 1870 में 45 डिग्री था तो मैक्सिमम 47 डिग्री तक जाना चाहिए एवरेज टेम्परेचर। अगर इससे ऊपर जाएगा, एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने 45 डिग्री, अगर इससे ऊपर जाएगा तो वर्ल्ड पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तब बढ़ती है जब कार्बन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है इन्वायरमेंट में। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि वर्ल्ड के टेम्परेचर को एवरेज तौर पर 2 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देना। और वैसे बेस्ट क्या रहेगा कि अगर हम इसे 1.5 डिग्री तक ही रोक ले, यानी अगर हम 46.5 डिग्री तक ही इसको रोक ले तो बेस्ट रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसने कहा है एडिटर ने कि जिस हिसाब से कंट्रीज़ इस समय पे चल रही है, उस हिसाब से मिनिमम 2.4 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, जिससे कि बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पे। तो इसका एक सॉल्यूशन दिया है एडिटर ने, कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक ही टेम्परेचर बढ़े, 1.5 या 2 डिग्री तक ही टेम्परेचर बढ़े, तो हमें जो अपनी कार्बन एमिशन है, ग्लोबल एमिशन है कार्बन की, वो हाफ कर देनी पड़ेगी 2030 तक जो आ रहा है। यानी ये जो 10 साल है 2021 से 2030 तक, बहुत ही डिसीजिव रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर हम इनमें कंट्रोल कर लेंगे तो तभी हमारा टेम्परेचर कम हो पाएगा, तभी हमारा जो पोल्यूशन है वो हाफ हो सकेगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो COP26 होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को आके एक साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 या 2 डिग्री पे लिमिट कर देंगे। अब आगे ये क्या कहना चाह रहा है एडिटर कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये तो करना पड़ेगा हमें हाफ एमिशन करनी पड़ेगी 2030 तक, और उसके बाद 2050 तक यानी मिडल ऑफ द सेंचुरी तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है इसने नेट ज़ीरो बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी। इसका मतलब क्या है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्रीज़ में से कार्बन निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया, नहीं। देखिए ये हमारे पेड़ हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, CO2 को, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो एक किस्म से ये कार्बन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन को ख़त्म कर रहे हैं। कार्बन ख़त्म होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितना एक फैक्ट्री के अंदर से पोल्यूशन निकलेगा वर्ल्ड में पूरे साल में, तो वो सारा पोल्यूशन क्या करे, वो पेड़ सारा उसको न्यूट्रल कर दे, वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी को इनहेल कर ले पेड़। तो उससे क्या होएगा, ना तो कार्बन इंक्रीज़ होएगी और ना डिक्रीज़ होएगी। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जितना फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करे कार्बन, उतना ही पेड़ पौधे उसको क्या कर दें,